नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दिल्ली से नागपुर तक, नागपुर से लखनऊ तक हर जगह लोग गुस्से में हैं। विश्व गुरु की हरकतों पर गुस्से में हैं। कौन इस तरह बच्चों पर लाठी चलाता है, आंसू गैस के गोले छोड़ता है? छात्रों के आंदोलन ने बता दिया कि अब नैया डूबने वाली है, सरकार जाने वाली है। क्या कहते हैं अभय द्विवेदी? चलते हैं सीधा उनके पास। अभय जी, मुझसे कम से कम दर्जनों लोगों ने एक बात ये कही थी हुँ, कि देश में कुछ भी हो जाए लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हुँ, मुझसे ये बात कहने वालों में ब्यूरोक्रेट थे, मुझसे ये बात कहने वाले लोगों में पॉलिटिकल लोग थे, और मुझसे कहने वाले लोगों में मध्यम वर्गीय परिवार के वो लोग भी थे जो विश्व गुरु जी के कहने पे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हुँ, उनको लगता था कि देश एक ऐसी जगह पे पहुंच गया है, ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है, हुँ, कुछ भी होता रहे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हुँ, लेकिन एक घटना ने, छात्रों के एक आंदोलन ने, वांगचुक साहब के धरना प्रदर्शन ने हुँ, ऐसा तूफान मचा दिया देश में कि हल्ला मच हुँ, गया। राहुल गांधी को पुलिस उठा के ले गई, सोनिया गांधी थाने पहुंच गई, अखिलेश यादव को डिटेन कर लिया गया। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो भी धरना प्रदर्शन में शामिल आने हो रही आ रही हैं। कल हुँ, पुलिस से बेरहमी से लाठियां चलाई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े थे। लगता था डरा लेंगे नौजवानों। हुँ, लेकिन आज जो रेला कुमार रेला उमड़ा है, उसने हिला दिया। हुँ, मेरा बेटा भी गया था प्रोटेस्ट में। मैंने हंसते हुए कहा, लाठी खा के आना, तब हुँ, मानूंगा कि तुम नौजवानों को साथ देने गए हो। हुँ, और मुझे लग रहा है कई सारे ऐसे माँ बाप है जो इंटेंशनली कह रहे हैं बच्चों को कि जाओ, तुम चाहे लाठी खाओ या कुछ भी खाओ, हुँ, लेकिन विरोध करो। दिखाओ कि सरकार को कि जब जनता सड़कों पर आती है तो हुकूमत हिल जाया करती है। हुँ। क्या लग रहा है ये आंदोलन क्या खत्म हो जाएगा? राहुल गांधी का आज का जो शो था वो बहुत जबरदस्त था। अरविंद केजरीवाल ने हेल्पलाइन जारी कर दी है कि किसी भी बच्चे को मेडिकल, कानूनी कोई सहायता चाहिए, हम देने को तैयार हैं। कुछ कुछ जेपी के आंदोलन की तरह ये नजर आ रहा है। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना मामला मैनेज हो जाएगा, या फिर मोदी जी को एक बार समझ आ गया पंगा गलत ले लिया, किसान चल पड़े हैं, किसान नौजवानों के साथ आ रहे हैं, पूरे देश में एक माहौल खड़ा हो गया है जैसा अन्ना के आंदोलन के समय हुआ था। हर इंसान के दिल में गुस्सा है, हर इंसान के दिल में दर्द है कि ये सरकार कितनी बेरहम हो गई है। क्या लगता है आपको? देखिए, आपने जिस तरीके से इस नज़ारे का वर्णन किया है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। माहौल एकदम सरकार के खिलाफ है और बहुत व्यापक बड़े पैमाने पर गुस्सा है और उस गुस्से की अभिव्यक्ति भी हो रही है। पहले सरकार मानती थी कि ऐसा हो नहीं सकता है, यहाँ तक हम लोग भी मानने लगे थे कि सरकार के खिलाफ कोई जन आंदोलन चलता नहीं है और चलेगा भी नहीं, ऐसा हम लोग मानते थे। लेकिन पहली बार उसकी स्पष्ट रूप से उसका सबूत, उसका साक्ष्य हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि जनता जब नाराज़ हो जाती है, तो क्या करता है, क्या होता है। और जनता भी वो जो कि छात्र और नौजवान हैं, जो कि देश की जो पहली 50% आबादी है, उसका प्रमुख हिस्सा माने जाते हैं और भाजपा को बड़े पैमाने पर वोट देते रहे हैं, मोदी को समर्थन देते रहे हैं। मोदी की सरकार बनने में इन छात्रों और नौजवानों का बड़ा हाथ रहा है। और ये लोग अगर नाराज़ हो गए तो उल्टी गिनती गिनने की शुरू होने की के अंदेशे मोदी सरकार के सामने साफ तौर पे दिखाई देने लगे हैं। अब जो बात समझ में अभी नहीं आ रही है और जो लाख टके का सवाल है, वो ये है कि सरकार में इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? चुप्पी क्यों छाई हुई है? सरकार की तरफ से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ये बात जो है ना वो अपने आप में अ, थोड़ी-सी कहते हैं ना इंट्रिगिंग यानी ना समझ में आने वाली बात है। सरकार चुप है, सकपकाई हुई भी है। क्योंकि जब अमित शाह के कमरे में कल जब धरना प्रदर्शन हो रहा था और लाठीचार्ज वगैरह चल रहा था, आंसू गैस चल रही थी और संसद के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और बाहर हथियारबंद फ़ोर्स तैनात थी। उस वक़्त अमित शाह के कमरे में एक मीटिंग हो रही थी, बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग थी। उस मीटिंग में सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति थे धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद अन्य मंत्री गए, बाद में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को भी बुला लिया गया। इस मीटिंग में क्या हुआ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस मीटिंग में सबसे पहले तो इस बात को लेकर आश्चर्य और घबराहट व्यक्त की गई कि इतने लोग दिल्ली में आ कैसे गए? ये तो उम्मीद नहीं थी आने की। देखिए, हम लोग यहाँ मैं तो बहुत दूर बैठा हुआ हूँ। आप भी मुंबई में हैं, दिल्ली में नहीं हैं। ऐसी हालत में हम लोग सोच रहे थे शायद 25-30 हज़ार लोग आए होंगे।
लेकिन आज मैंने एक्सप्रेस हिंदी का एक प्रोग्राम सुना, तो उसमें जो वरिष्ठ पत्रकार लोग, अच्छे पत्रकार लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली में 50,000 से 1 लाख लोग तक के बीच के लोग थे उस वक़्त, जो प्रदर्शन में भाग लेने आए थे। और ये संख्या है बहुत बड़ी, ये संख्या बहुत बड़ी है। ये चौंका देने वाली संख्या है, 20-25 हज़ार लोग नहीं चौंकाते। 50,000 से 1 लाख लोग चौंका देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो उस मीटिंग में ये चिंता व्यक्त की गई कि 50,000 से 1 लाख लोग जो है वो कैसे आ गए। फिर ये चिंता व्यक्त की गई कि इससे तो बड़ा नुकसान होगा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खबर फैलेगी। दूर-दूर तक इसकी गूंज लोगों को सुनाई पड़ेगी। लोग हमारी सरकार के बारे में अच्छी राय नहीं रखेंगे। ये सब चिंताएँ व्यक्त करने के बाद में, जिसमें घबराहट, सकपकाहट और ताज्जुब, ये सब चीज़ें शामिल थीं। फिर इन लोगों ने रणनीति बनानी शुरू की और रणनीति में इन्होंने ये तय किया कि हम ये कहेंगे कि नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, सरकार ने ज़िम्मेदारी ली, धर्मेंद्र प्रधान ने ज़िम्मेदारी ले ली। हमने दोबारा कराया पर्चा। हम हवाई जहाज़ से पर्चे ले गए और अब पर्चे कामयाब हो गए, उसके रिज़ल्ट भी आ गया है और छात्र लोग अपनी पढ़ाई-लिखाई वापस लौट चुके। ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कौन है? ये लोग तो सरकार गिराने के लिए राजनीतिक लोग हैं, जो विपक्ष ने इनको अ, भेजा है। ये स्टैंड ये लोग लेने वाले हैं। यही चीज़ लगभग इसी से मिलती-जुलती चीज़, दूसरी वाली बात नहीं, लेकिन पहली वाली बात कि हमने तो नीट की जो पर्चे लीक हुए थे, उनको ठीक कर दिया। ये मोदी जी ने एनडीए के संसदीय दल की बैठक में भाषण देते हुए कही भी। मोदी जी ने यही कहा कि भाई नीट पर गलत काम हुआ, ठीक काम नहीं हुआ, पर्चा लीक होने का, वो हमने ठीक कर दिया है। अब आगे से हम नहीं करने देंगे, बड़ा भारी पाप हो गया, पर्चा लीक होना पाप है, अब हम आगे से पाप नहीं होने देंगे। और राज्य सरकारें भी इसमें काम करें, ठीक करें, ये उन्होंने अपने भाषण दे के अपने बात पल्ला झाड़ दिया उसका। ये इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक आ जाएगी कि राहुल गांधी लोक कल्याण मार्ग पर, जहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी कड़ी सुरक्षा, आप 1 मिनट के लिए बस साइकिल रोकिए अपनी, तुरंत पुलिस वाला आ जाएगा कि हटाइए, हटाइए, चलिए आप वहाँ से। वहाँ पर हुआ ये कि जब संसद में ये मसला उठा, बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन संसद में, लोकसभा में चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई सरकार, तो राहुल गांधी ने ओम बिरला से कहा कि आप चर्चा करवाइए इसके ऊपर। तो ओम बिरला ने उन्हें जवाब दिया कि मैं सरकार से पूछ लूँ। इस बात पे राहुल गांधी का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ आपको। ये सब लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे जमा हुए और वहाँ से निकल पड़े। और मीडिया को भी नहीं बताया। जब वो पीएमओ के ठीक सामने पहुँच गए, तब उन्होंने, राहुल गांधी ने बताया कि हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। इस तरीके से ये काम हो पाया, वरना अगर ये लोगों को पता होता, मीडिया को, सरकार को पता होता कि ये लोग लोक कल्याण मार्ग की तरफ जा रहे हैं, जिसको पहले रेस कोर्स रोड कहा जाता था, तो इन लोगों को बीच ही में पकड़ लिया जाता, ये धरना हो ही नहीं पाता। तो जब जब सरकार को पता चला कि धरना हो गया, तो सकपका गई और सख्ते में आ गई। तब जितेंद्र सिंह को भेजा गया वहाँ पे, उनसे राहुल गांधी से बात करने के लिए। राहुल गांधी ने कहा, मना कर दिया कि हम नहीं हटेंगे, हम धरना देंगे, रात भर चलेगा धरना। फिर बाद में पुलिस भेज के इन लोगों को सबको हिरासत में लिया गया, जिसमें सुप्रिया सुले भी हिरासत में ली गईं, अखिलेश यादव भी हिरासत में लिए गए, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग हिरासत में लिए गए और सब पुलिस उनको ले गई बसों वगैरह बैठाकर। लेकिन राहुल गांधी ने ये करके पहला काम तो ये किया कि ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन की कमान प्रभावी रूप से अपने हाथ में ले ली। अब इस वक्त इस आंदोलन के नेता राहुल गांधी हैं। मैं मानता हूं ये बात। अभिजीत दीपके वगैरह इस आंदोलन के नेता अब नहीं रहे, पहले भी नहीं थे, अब नहीं रहे। और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को अपना ये कर्तव्य जो है वो निभाना चाहिए था, जो उन्होंने उस कर्तव्य को उन्होंने बखूबी निभाया। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए, लेकिन पब्लिक को धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं मारा है, आंदोलनकारियों को अमित शाह की पुलिस ने मारा है। और अमित शाह मोदी को रिपोर्ट करते हैं, तो अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए और मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, ये राहुल गांधी ने कहा।
ये भारत के राजनीतिक इतिहास की पहली घटना है इस तरह की। इससे पहले नहीं हुई इस तरह की कोई घटना। तो ये एक बहुत बड़ी घटना हो गई है और इस घटना का क्या असर पड़ेगा देश की राजनीति पर, इस आंदोलन के ऊपर, मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा और मोदी और राहुल में के बीच में जो लोकप्रियता की प्रतियोगिता है, जिसको राहुल गांधी धीरे-धीरे करके जीतने की तरफ जा रहे हैं, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये सब बातें अभी निकट भविष्य में ही जल्दी ही हम लोगों के सामने आएँगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अवैध जी, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष भी गजब कर रहा है। पंजाब का चुनाव सिर पर है और सब जानते हैं कि मुकाबला वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। इसलिए इस धरने को भी फुटबॉल बनाया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि आप बीजेपी से मिली हुई है, केजरीवाल कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, धरने को हाईजैक किया, दोनों में युद्ध छिड़ गया है। क्या ये मौका ठीक है? क्या एक मंच पे दोनों को सहमति के आधार पर एक बड़ा माहौल है, देश के नौजवान इन नेताओं को लड़ते हुए देख रहे हैं? ठीक है, एक राज्य का चुनाव है जहाँ आप देखिए एक दूसरे के देखिए ये खिलाफ लड़ सब रहे हैं, लेकिन लड़ क्यों देखिए रहे हो? जब तक ये लोक विधानसभा के चुनाव जारी रहेंगे, इस प्रकार की छोटी-मोटी विपक्ष के भीतर झड़पें होती रहेंगी। ये 2024 से पहले भी मैं के कहता था इस बात को, आपको याद होगा। मैं कहता था कि जब तक विधानसभा चुनावों का चक्र समाप्त नहीं हो जाता, तब तक विपक्ष की एकता उभर के नहीं आएगी। वो अभी भी यही है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कोई महत्व नहीं है इस विवाद का। ये मसला इस तरह के विवादों से ऊपर चला गया है। विपक्ष के नेताओं में, कुछ पार्टियों में अगर चुनावी चक्रम की वजह से कोई तकरार होती है, तो उस तकरार का कोई महत्व नहीं है। आप क्या समझते हैं देश के छात्र युवा इस तकरार से प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि उनके सामने तो उनका भविष्य बहुत बड़ा पड़ा हुआ है मतलब, और वो सब जानते हैं कि सब लोग हमारा सब समर्थन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी समर्थन कर रहे हैं, राहुल गांधी भी समर्थन कर रहे हैं। सब लोग अपने-अपने स्तर पर उनके आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके बीच में जो विवाद है, वो विवाद चलता रहेगा अपने अलग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक साइड पॉलिटिक्स का साइड गेम है इंडिया की पॉलिटिक्स का। वो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बेचारा सा अध्यक्ष है नितिन नवीन। मतलब ऐसा लगता है कि कपड़े की अलमारी से झाड़ के शर्ट टांग दी गई है, बेचारों की स्थिति वैसी ही है। उसमें कोई अध्यक्ष मानने को तैयार ही नहीं होता है, ऐसा लगता है उनके आचरण को देख के। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो किया वो बड़ा निंदनीय है, बात से मुकर गए, प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे दिया, वो निंदनीय है। बच्चों के सिर फट गए, महिलाओं के संग बदसलूकी हुई। एक वीडियो देख रहे थे, एक लड़की जा रही है, पुलिस वाला पीछे से लाठी उसके शरीर के नाजुक अंगों पे मार रहा है, मतलब अंदर से प्रेस कर रहा है, सिर पकड़ के खींचा जा रहा है लड़कियों के। इसमें इसमें आप एक और बात देखिए, और आपकी नितिन बात नवीन को लग माफ़ रहा है कीजिए धरना निंदनीय है। माफ़ कीजिए मैं बीच में बोल रहा हूँ, क्योंकि बात वही है जो आप कह रहे हैं। मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि आप ये सवाल पूछेंगे। देखिए, ये लोग जो लड़कियों के नाज़ुक अंगों पे मार रहे हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं, बाल पकड़ के खींच रहे हैं, नौजवानों के सिर फाड़ रहे हैं, उनकी हड्डियाँ तोड़ रहे हैं, ये लोग कौन हैं? क्या ये लोग पुलिस के हैं? क्या ये लोग सीआईएसएफ के हैं? क्या ये लोग बीएसएफ के हैं? क्या ये लोग सीआरपीएफ के हैं? या किसी अन्य सुरक्षा बल के हैं? इसमें इस पूरे मामले में जो हिंसा की गई है आंदोलनकारियों के साथ में, बर्बर हिंसा की गई है, अश्लील हिंसा की गई है, उसमें 2 तरह के लोग खास तौर से चिन्हित किए गए। एक वो लोग चिन्हित किए गए जो सादा कपड़े पहने थे, लेकिन उनके हाथों में डंडे थे। आंदोलनकारियों ने उनको देख के उन्हीं से कहा कि भाई तुम्हारे हाथ में डंडा क्यों है? तुम तो पुलिस वाले नहीं हो। तो उनमें से कुछ लोग मुस्कुराए और उन्होंने फिर और बेदर्दी के साथ उनको पीटना शुरू कर दिया। इस प्रकार के वीडियो क्लिप हम लोगों ने देखे हैं। उसमें 2 लोग तो खास तौर से पहचानने में आ रहे हैं, जो साफ कह रहे हैं हम बताते हैं अभी हम कौन है, उसके बाद वो डंडा चलाने लगते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो वर्दी तो पहने हुए हैं, लेकिन उनके नाम नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पर सीने पे नाम नहीं लिखे हुए उनके अपने, संजय जी। और जो जिनसे जब लोग कहते, और जो मोटे-मोटे से हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है उनकी। अच्छा, ये एक नियम है कि अगर आप किसी फ़ोर्स के सदस्य हैं, तो आपको दाढ़ी रखने के लिए बाकायदा अर्ज़ी देके इजाज़त लेनी पड़ती है। फ़ोर्स के सदस्य अपनी मर्ज़ी से दाढ़ी नहीं रख सकते, सिखों को छोड़ के। वहाँ तो केश बढ़ाना उनका धार्मिक चिन्ह है, वहाँ नहीं, वहाँ कोई उसकी ज़रूरत नहीं है।
बाकियों को दाढ़ी नहीं रखनी, बाकी लोग दाढ़ी नहीं रख सकते। तो वहां पे दाढ़ी बढ़ाए हुए, जो फैशनेबल आजकल दाढ़ी रखने का फैशन हो गया है ना, उस तरह की दाढ़ी रखाए हुए, खाए पिए हुए मोटे किस्म के लोग जो है, वो डंडा लिए हुए और फोर्स की वर्दी पहने हुए वो मारपीट कर रहे हैं, और उनको पहचान रहे हैं। लोग कह रहे हैं तुम्हारा नाम कहाँ है यहाँ पे, तुम कौन हो, तुम लग नहीं रहे फोर्स के, वर्दी किसकी पहने हुए हो, किसकी वर्दी ले आए। इससे वो लोग सकपकाते भी दिखते हैं उस वीडियो में। अच्छा, अब कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, आप जानते होंगे, बड़ी अच्छे शेर व शायरी करते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। मित्र है उन्होंने मेरे, दोस्त है मेरे, दोस्त है हाँ, मेरे। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, एक्स पर उन्होंने एक अपनी पोस्टिंग की है लंबी। इसमें उन्होंने एक बड़ी बड़ी अर्थपूर्ण किस्म की बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक नई फोर्स बनी है, एमएसएफ। एमएसएफ का मतलब है मोदी शाह फोर्स। ये इन लोगों को हिंसा की ट्रेनिंग दी गई है, डंडे चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। ये हमेशा हर जगह आंदोलनकारियों के साथ में या तो पुलिस की वर्दी पहन के या बिना वर्दी पहने या मुंह पे कपड़ा वपड़ा लगा के, जो है रुमाल लगा के, ये लोग बड़ी बेदर्दी के साथ मारपीट करते हैं। इनको हर जगह भेजा जाता है, और इनमें ज्यादातर वो लोग जो हैं, इनको राष्ट्रीय स्वयं सेवक की शाखाओं में लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी गई है, दंड क्रमिकाएं सिखाई गई हैं। ये उन्होंने बहुत लंबी पोस्ट की है उन्होंने। तो ये एमएसएफ के लोग थे, उनका कहना ये है। और इस आंदोलन ने एमएसएफ के चेहरे को उजागर कर दिया है पहली बार। अभी तक ये चेहरा छिपा हुआ था। है बड़ी दिलचस्प बात करें। ये जो है लग तो है ही ऐसा कि इस तरह की टीम तैयार है, इस तरह की प्रवृत्ति तैयार है। और मैं देख रहा था कि मेरी बहुत प्रिय मित्र है अंजना ओम कश्यप जी, मैं प्रोग्राम देख रहा था उनका, एक बार भी उन पुलिस वालों को नहीं दिखा रही हैं जो बाल घसीट रहे हैं, जो पीछे से डंडा मार रहे हैं, महिलाओं के, लड़कियों के नाजुक स्थल पर बदतमीजी कर रहे हैं, सिर फटे हुए लड़कों को नहीं दिखा रहे। पुलिस वाले घायल है वो दिखा रही हैं, पुलिस की गाड़ी टूटी दिखा रही है। नितिन नवीन ने कहा पीवीएम के घर के बाहर नहीं दिया जाता, वो दिखा रही है। इन गोदी मीडिया वाली ये चाह क्या रहे हैं कि अगला धरना प्रदर्शन इनके दफ्तर के सामने हो, तब देखिए मानेंगे जिस ये लोग। देखिए छात्रों को खलनायक बता रहे हैं जिस अभी भी। दिन जिस दिन मोदी जी की सरकार जाएगी, उसी के साथ में एक और इमारत गिरेगी। वो इमारत है गोदी मीडिया की इमारत गिरेगी। उस इमारत में ये तमाम एंकर और एंकरनियां दब जाएंगे उसके मलबे के नीचे। उस इमारत के नीचे ही एंकर और एंकरनियां दब जाएंगे उसके मलबे के नीचे। तब हम ही लोगों को जाके मलबा हटा के ना निकालना पड़ेगा उसमें से, बचाने के लिए। ये होने मुकदमा वाला कर है। देंगे, क्योंकि मुकदमा जनता कर देंगे कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हिंसक बातें क्योंकि कर रहे हैं। जनता जब मारती है ना, मतलब जनता फिर सरकार को भी मारती है, सरकार के समर्थकों को भी मारती है, और वो अरे वक्त भैया वो, नसीता है। अबे जी मारने का मतलब आप समझ आ दीजिए, वरना लोग कहेंगे हम हिंसा की बातें कर रहे हैं। बौद्धिक मार हो रही है ना, ये फिजिकल वाली तो डिशुम डिशुम तो नहीं हो रही है ना, बौद्धिक मारी जनता हो रही है ना ये। जनता विरोध करती है, आप ये कहिए, नाराज होती है। हाँ, जनता नाराज वोट होती है, से तो गुस्से मारती में। है, जनता वोट से तो मारती है ना। अच्छा, मैं, मुझे ये बात बताइए कि अगर मान लीजिए अब मोदी जी को समझ में आ गया ये किसान, ये नौजवान, ये मध्यम वर्ग, ये सब सड़क पे आ गया, तो उनकी तो गई बैंड बच। आप हंसेंगे, आपको ज्योतिष में रुचि नहीं है, लेकिन दर्शक मेरे आज सुबह से फोन कर रहे हैं। 5-6 महीने पहले मेरे यहाँ जोशी ने बैठ के कहा था कि जुलाई के महीने से मोदी जी की सत्ता जाने वाली है, जुलाई का महीना भारी होने वाला है। अब वो जो कोई एस्ट्रोलॉजर जुलाई के महीना 6 महीने पहले बता रहा है, और वही लग रहा है कि सत्ता की चूल्हे तो हिल गई, गए नहीं गए हाँ, मैं तो नहीं राजीव जानता, नारायण जी को आप मेरी तरफ से बधाई दीजिए सही भविष्यवाणी करने के लिए। है ना। मतलब मैं भी आजकल फोन कर, राजीव जी मेरे को पास देखो, भी नंबर है उनका, मैं फोन करके मैं भी दूंगा बधाई। बताइए, आप जैसे आदमी ने बधाई दी थी तो राजीव जी की तो जिंदगी सफल। मतलब आप जैसा आदमी जो ज्योतिष मानता नहीं है वो भी उनको बधाई दे रहा है। लोग उनसे बड़े नाराज भाई रहते हैं कुछ वो लोग। पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। ये एक नए किस्म हाँ, का, पढ़े, हाँ नए बिल्कुल सही ये बात नए है, किस्म मैं का मानता हूँ। अनुशासन है एस्ट्रोलॉजी का। हाँ वो बिल्कुल मैं पॉलिटिकल मानता हूँ। एस्ट्रोलॉजिस्ट है। वो वैसे नहीं है कि वो जो लोग हाथ दिखा के वो सब पूछते हैं अपने घर में नहीं नहीं, कि शादी राजनीति कब बड़ा होगी, बड़ा आते हैं, शादी कब होगी, वो ये बड़े नहीं है बोलते तो। हैं। हाँ, हाँ हो। अच्छा मुझे बताइए, अगर सरकार को ये मोदी जी को समझ में आ गया कि अब तो गया मामला, अब गई भैंस पानी में, और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, तो फिर इस आंदोलन का क्या होगा? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि सरकार आंदोलन की ये एक साधारण सी मांग, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं मान रही है, इसलिए नहीं मान, उसके भी डर ये होता है कि मामला पर वहीं टिकता नहीं है, फिर मांगे और बढ़ जाती हैं। फिर मांग तो सीधी नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की होगी। किस किस का इस्तीफा लेंगे, ये पूरी सरकार का इस्तीफा हो जाएगा फिर तो।
तो इसलिए वो इसके कहने से धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएंगे। और धर्मेंद्र तो प्रधान भी इस अगर बात को जानते हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी इस बात को जानते हैं कि जब तक मेरे इस्तीफे की मांग होती रहेगी, मैं मंत्री बना रहूंगा। इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं वो। उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें आजकल क्यों देखते हैं आप? धर्मेंद्र प्रधान जानते हैं कि मुझे कौन हटा सकता है मंत्री पद से। जितना ज्यादा मांग होगी मेरे इस्तीफे की, उतना ही मेरा मंत्री पद पे बना रहना सुनिश्चित हो जाएगा। अच्छा अभय जी, ये बात तो हम मानेंगे कि एक धारणा तो टूट गई। लोग कहते थे कि सरकार के खिलाफ लोग डरते हैं, सड़क पे नहीं आ सकते, डर है। खौफ तो खत्म हो गया, और तानाशाह का जब खौफ खत्म होता है तो उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होता है। लोग उसे डरना बंद करते हैं तो और खौफ में आ जाता है। तानाशाह का ये तो समझ में आ गया कि जनता सड़कों पर आ सकती है, ये मैसेज तो हो गया, लगता है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल लगता है। अब तो तमाम पत्रकार लोग जो है याद कर रहे हैं कि नितिन नवीन क्या कहते घूम रहे हैं, या और लोग क्या कहते घूम रहे हैं कि साहब भारत का जो जेन ज़ी है वो तो बड़ा संस्कारी किस्म का जेन ज़ी है। वो नेपाल के जेन ज़ी की तरह व्यवहार नहीं करेगा, वो श्रीलंका के जेन ज़ी की तरह व्यवहार नहीं करेगा। वो घटनाएँ भारत में घटित नहीं हो सकती, नेपाल और श्रीलंका हम तो चाहते भी नहीं घटित हों। मैं तो इस पक्ष में हूँ नहीं। मैं नहीं मानता हूँ कि राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए वैसे दृश्य आने ज़रूरी हैं जैसे कि नेपाल में, श्रीलंका में देखे गए या और दूसरे देशों में देखे गए। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि ऐसा हो। ये तो क्वेश्चन है ही नहीं, सवाल ही नहीं है। भाई तो ये क्वेश्चन तो गोदी मीडिया हमारे के यहाँ एंकर पैदा कर रहे हैं। जी, गोदी क्या करें? मीडिया के एंकर पैदा कर रहे हैं। नहीं, वो तो गोदी मीडिया के एंकर तो ये सवाल पैदा कर ही रहे हैं। वो तो हम्म। जब तक वो ये भाई दमन को जो गुलाम मीडिया है, गोदी मीडिया की जगह हमें गुलाम मीडिया कहा जाना चाहिए। हमारे एक मित्र हैं, इसको डॉगी मीडिया कहते हैं, डॉगी मीडिया। गोदी मीडिया नहीं कहते, वो कहते हैं डॉगी मीडिया। तो डॉगी मीडिया जो है वो अ, सरकार को दलील मुहैया कराता है ना कि दमन कर रहे हैं, दमन की इसलिए दमन हो रहा है। दमन कैसे के कैसे 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 आचरण होते हैं अभय जी। एक पत्रकार है, पत्रकार तो नहीं कहूंगा, कहता है पत्रकार खुद को, शुभांकर मिश्रा नाम भी है उसका, पॉडकास्ट करता है। अपने पॉडकास्ट में जो पैसे दे दे माल, जैसे वो सेक्स की दवाएं जो बेचते हैं उनका प्रचार करता है, बाल कैसे हो गए इनका प्रचार करता है। बेचारे का रेट अब नीचे आने लगा तो थोड़ा वो पाला बदलने के चक्कर में भी था। लेकिन पता है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप देखिए कैसा मंच है, कुणाल कामरा ने यहाँ ये कह दिया कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति को माल बेच रहे हैं। क्या गलत कह दिया? सीता के पति रामचंद्र जी की चोरी करके नीता के हस्बैंड मुकेश अंबानी को तो माल दे ही रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि इन मंच पर नाम लगाया गया, नाम अल्लाह का रहेगा। फैज अहमद फैज की इतनी क्रांतिकारी कविता हम देखेंगे, वो उसका वो मतलब नहीं है धर्म से। ऐसे ऐसे नफरती चिंटू अपने पॉडकास्ट पे पैसा दिया गया क्या? गोदी मीडिया को भड़काया गया क्या? बॉस की तरफ से, विश्व गुरु की तरफ से आया है कि चुपचाप ये बोलो अपने दर्शकों को? कैसे कैसे नफरती लोग हैं। कुछ भी हो सकता है। छात्रों को आप जो बात कह रहे हैं, ये सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। ये सब लोग जो हैं इनके सबके गर्भनाल, ये लोग गर्भनाल से आपस में जुड़े हुए हैं। सब कुछ उनको प्राप्त होता है, सारे मौज मजे चल रहे हैं, लंबी लंबी तनख्वाहें मिल रही हैं, सबको बहुत पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ संभव है। मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। तो मतलब आपका कहना भी ये है कि अभी इस आंदोलन के फिलहाल थमने की उम्मीद नहीं, आंदोलन नहीं, कोई बढ़ेगा सवाल और ही देश पैदा नहीं होता। अभी आंदोलन थमने के लिए ये देखिए, आंदोलन सड़क पे लोग जा रहे हैं नारे लगाते हुए, ये जो एक क्लासिकल छवि है ना आंदोलन की, सड़क पे लोग नारे लगाते हुए जा रहे हैं मतलब जो है, और पुलिस से उसका उनकी टक्कर हो रही है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा भी आंदोलन होता है। आंदोलन लगातार आंदोलन असल में दिमाग में चलता है। ये आंदोलन अगर कुछ दिन तक ये धरना प्रदर्शन नहीं भी होगा तो आंदोलन दिमाग में चलेगा। ये आंदोलन चलता रहेगा। ठीक बात है, लग भी रहा है मुझे आंदोलन चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, थैंक यू। ये थे अभय दवे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। आप भी इस दर्द में शामिल होइए, आप भी इस दर्द को महसूस करिए, क्योंकि ये आपके भी बच्चे हो सकते हैं। मैंने तो अपने बेटे को भेजा प्रोटेस्ट में, मैं कहा भाग लो जाके, लाठीचार्ज हो तो भागना मत, लाठी खाना। ये देश के नौजवानों को एक साथ रहना चाहिए, सरकार को दिखाना चाहिए कि नौजवान कितने एकजुट हैं। आपकी राय क्या है बताइएगा जरूर। शुक्रिया।